नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जब सब कुछ लुट गया तब जाके राजनीतिक दलों को होश आया। जी हां, हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक करके सभी दल या तो अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं, या तो लोगों की संख्या में कटौती कर रहे हैं, या तो फिर रैलियों के समय में कटौती करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जहां एक तरफ अपनी रैलियों को रद्द करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी सभाओं का समय कम कर दिया। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी चुनावी रैलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने कोरोना के मामलों को देखते हुए रैलियों में अब सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की बात कही। राहुल गांधी के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बंगाल बीजेपी के नेता शिशिर बाजोया ने यह सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पिक्चर में थी भी। राहुल गांधी बंगाल में सिर्फ 5वें चरण में आए थे। अब सवाल यह बनता है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भी राजनीतिक दल राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर बंगाल में 5 चरण के चुनाव तो हो गए हैं, तो अब जाकर राजनीतिक दल अपनी रैलियों पर लगाम क्यों लगा रहे हैं? ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? तब इसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई? आज करेंगे अपने खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा। तो तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। तमाम कोरोना संक्रमित मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि ये जो फैसला अब राजनीतिक दलों की तरफ से लिया जा रहा है, ये पहले क्यों नहीं? सवाल ये भी कि पहले लापरवाही तो अब वाहवाही कैसे? जी हां, पहले तो चुनाव के लिहाज से जमकर रैलियां की गई, जमकर लापरवाही बरती गई। ध्यान था, ख्याल था तो सिर्फ वोट बैंक का, अपने वोटों का। अब क्या जनता की याद आई है? रैलियों पर रोकथाम, कोरोना का क्या होगा अंजाम? 5 चरण के चुनाव के बाद ही आखिरकार फैसला क्यों लिया गया? जब सब कुछ लुट गया, पिट गया, उसके बाद राजनीतिक दलों को इस बात का ख्याल आया कि लोगों की जान जा रही है, कोरोना का संक्रमण किस कदर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले रैलियों पर लगाम लगाते तो क्या ऐसी स्थिति होती? कोरोना महामारी, रैलियों पर लेकिन क्या हुई सियासत भारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं और आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला अब लिया जा रहा है, ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? अब लाशों के ढेर की तस्वीरें सामने आने के बाद क्या इन राजनीतिक दलों की आंखें खुली है? अगर यही आंखें थोड़े समय पहले खुल जाती, चुनाव की बजाय लोगों की जान का इन लोगों को ख्याल आ जाता, तो आज क्या स्थिति कुछ और होती। और इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य भी जुड़ गई हैं। चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी आप ही के साथ। बस 3 दौर बाकी, क्या अब याद आई जनता की जान की? देर नहीं हो गई? शिल्पा जी, सवाल आपका ठीक से सुन नहीं पाया मैं। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बस 3 दौर बाकी, अब याद आई जनता की जान की, क्या देर नहीं हो गई? शिल्पा जी, देखिए, बहुत संवेदनशील इस समय है और मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। जनता की याद तो हमेशा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 135 करोड़ लोगों की चर्चा की है और हमेशा बात की है, चाहे वो रैली हो, सभा हो, देश की हित की बात हो, पाकिस्तान का मामला हो, चीन का मामला हो, हिंदुस्तान का इंटरनल मामला हो, हमेशा 135 करोड़ लोगों की बात की है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चुनाव जो है लोकतंत्र का एक पर्व होता है और उसमें जब चुनाव लोग लड़ रहे थे तो चुनाव जनता के द्वारा लड़ा जाता है। राजनीतिक नेता अपनी चीजों को उसमें कहते हैं। अब हम लोगों ने बंगाल में जो चुनाव लड़ा, बंगाल में इतनी रैलियां हुई, सब कुछ हुआ जी। बंगाल में जब इस समय देखिए, अभी अचानक मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिन, 6 तारीख या अप्रैल में ही ये मामले बढ़े हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में ये मामले चल रहे थे, 2-3 स्टेट में ही था मामला ये। उसके बाद धीरे धीरे चीजों को कम करते गए लोग और अगर हम कहें तो सबको देखने के बाद आज भी
बंगाल में स्थिति जो है चुनाव की वजह से कोरोना में इतनी भयावह नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहता हूं शिल्पा जी, महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव चल रहा था, कौन नेता वहां गया था? देखिए ये भयावह स्थिति है। हम लोगों को खास करके किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति और तू मैं की बात एकदम नहीं करनी चाहिए आज के समय में। हाँ, सबको साथ में मिलकर मुकाबला करना चाहिए। आज ये लगा कि प्रधानमंत्री जी की रैलियों में बहुत भीड़ हो रही है, तो हम लोगों ने उसको कम किया। अब वर्चुअल रैलियां होंगी, 500 लोग आएंगे, एक स्क्रीन लगाई जाएगी। हाँ। उसमें सब चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग वहां पर रैली को संबोधित करेंगे। अब देखिए, जनता हमारी जो है मालिक जनता है। राजनीतिक दल हम लोग जनता के वोट पर निर्भर करते हैं, तो हमारी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोगों ने शुरू किया था वर्चुअल रैली, लेकिन हाँ। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इतनी भयावह स्थिति आ जाएगी। शिल्पा जी, अश्विनी जी, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अंदेशा क्यों नहीं था, क्यों आखिरकार आप स्थिति का आंकलन क्यों नहीं कर पाए? आखिरकार अब जो आप लोगों की तरफ से फैसला लिया जा रहा है, ये कुछ समय पहले क्यों नहीं लिया गया? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी गई? ऐसी स्थिति में हमारे देश को क्यों आने दिया गया? आप लोगों की केंद्र में सरकार है, इसलिए सर्वप्रथम जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। नहीं, एकदम सवाल बनता है शिल्पा जी। हम सरकार में हैं, हमसे सवाल पूछे जाएंगे और हमको जवाब भी देना है उसका। आज आपके इस सवाल का देखिए, बंगाल के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। बंगाल में कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है अभी भी। ईश्वर करे ऐसे ठीक होता रहे, सब कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये भयावहता दिखी कि पूरे देश में इस समय बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है, सरकार अब धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाने की स्थिति कर रही है। आधे से ऊपर मामला सबके सामने है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसा छोटा राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे छोटा राज्य, तो इसको कहा नहीं जा सकता है कि कहां पर क्या हो जाएगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बंगाल में ये स्थिति ना आए। अभी तक की है, लेकिन अभी भी हम लोगों ने सोचकर उसको कर दिया। हाँ। किसी भी राजनीतिक दल ने भी कोई डिमांड नहीं की कि चुनाव वहां खत्म कर दिया जाए। सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई थी वहां पर चुनाव आयोग के साथ। हाँ। न ममता बनर्जी जी ने कभी कहा, न कांग्रेस ने कहा, न लेफ्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। सबने मिलकर चुनाव की बात कही। और आज ममता जी देख रही हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो आज उनकी भी वाणी बदल गई है। हम लोगों ने इसको चेता। हम लोगों ने अब 500 लोगों से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा मैसेज अब पहुंच चुका है। अब बंगाल के लोगों को हमको वोट के रूप में उनका आशीर्वाद मिलना बाकी रह गया है। इसलिए हम लोगों ने अब दूसरी वर्चुअल स्थिति करके 500 लोगों की रैली हम लोग करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो हुआ आपका फैसला। अनुमा आचार्य, आपके पास आते हुए, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब भाई चुनावी रैलियां रद्द होंगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अब काफी देर हो चुकी है? जितना नुकसान होना था उससे ज्यादा हो चुका है। ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा मैम। जी, बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगी, क्योंकि यहाँ शुरुआत भी राहुल गांधी ने ही की है, इनिशिएटिव भी उन्होंने ही लिया है। चुनाव लोकतंत्र में होना है, और चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन आप ये देखिए, यही चुनाव 8 चरण में ना होकर 2 या 3 चरण में भी हो सकते थे। केवल 294 विधानसभा सीट है। इस तरह से चुनाव तो किसी ने भी पोस्टपोन करने को नहीं कहा, क्योंकि वहां पर भी एक तरह से बीजेपी ने सबकी नकेल कस रखी है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्टियां हो, चुनाव का समय है, चुनाव होगा। लेकिन चुनावों में जिस तरह से बीजेपी ने किया है, एक तो इतनी सारी रैलियां, 2000 रैलियां अभी भी बाकी हैं। अब क्या बात कर रही हैं कि कम किया है इन्होंने, अब 500 तक आके कहा है। अभी भी वो जिनका जो मतलब रोड शोज जो हैं, हाँ। अमित शाह जी के और नड्डा जी के, और छोटी छोटी रैलियां, ये बहुत सारी 2000 के करीब 40 जगहों पर बाकी हैं। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने इसका इनिशिएटिव लिया, और राहुल गांधी को आप लेट नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल गांधी अभी नहीं, पिछले साल की फरवरी के 2020 से कह रहे हैं कि ये स्थिति बहुत भयावह है, ये सुनामी की तरह है। उन्होंने हमें अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी दी, उन्होंने हमें सुनामी के लिए चेतावनी दी, उन्होंने हमारे देश की जिस तरह से बिगड़ती जा रही स्थिति है कोरोना की, उसके लिए चेतावनी दी, और फिर वैक्सीन के लिए भी बात की। क्या उस समय दी गई चेतावनी के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ पर एक भी रैली नहीं की? अनुमा जी, देखिए,
देखिए, मैं वही कहना चाहती हूँ कि चुनाव है तो रैली हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही देखा कि मृतकों की संख्या बढ़ रही है, देश में स्थिति खराब हो रही है, उन्होंने तुरंत खुद के ऊपर सबसे पहले रोक लगाई। आप इस बात को एक्नॉलेज करिए, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी के कहने के पहले किसी भी चुनावी पार्टी ने, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। और राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से जो ममता बनर्जी है उन्होंने भी कहा, और अब बीजेपी थोड़ी जो ऐसी बातें कर रही है, लेकिन उसमें भी मालदा की, मुर्शिदाबाद की और सेवली और साउथ कलकत्ता की प्रधानमंत्री की रैलियां कैंसिल नहीं हुई हैं। तो आप ये देखिए कि चुनाव के लिए बीजेपी इंसान को मोहरा बनाती है, केवल जनता उनका मोहरा है। इसके पहले भी चुनाव होते आए हैं, लेकिन इस विभत्सता से चुनाव जो अब होने लगे हैं, जिसमें इस कदर इंटेंसिटी से लोगों का प्रचार होता है, इस कदर इंटेंसिटी से दुश्मनी निकाली जाती है, ऐसे चुनाव पहले नहीं होते थे। लोकतंत्र ये बहुत पहले लेकिन से यहाँ है। तो लोगों की जान जा रही है, लाशों के ढेर पड़े नजर आ रहे हैं। आखिरकार जनता से दुश्मनी क्यों निकाली जाए, और आखिरकार जनता इसका शिकार कब तक बनी रहे? मैं वही कह रही हूँ कि पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक भी बात में राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन शुरू से ही महाराष्ट्र का नाम लेके उन्होंने बहुत धीरे से एक उत्तर प्रदेश का नाम लिया, यानी कि जनता को, क्योंकि जिस जनता ने आपको खारिज किया है उस जनता से आप बदला निकालेंगे। ये बहुत गलत राजनीति हो रही है। और इस देश में जिस तरह से बीजेपी कर रही है कि अपना जो एक तरह से बाहुबल दिखाने की कोशिश, उसमें लोगों को बलि का बकरा बना रही है, और ये बात बहुत गलत है। कांग्रेस को इसका श्रेय दीजिए आप कि शुरुआत कांग्रेस ने की, देर से की, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी हो गई है, राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है। पता है ना आपको, राहुल गांधी खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने खुद ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। ऐसे में अब तो वो चाहकर भी कोई रैली नहीं कर सकते। शिल्पा जी, राहुल गांधी ने आज से 3 दिन पहले कहा था रैली नहीं करेंगे, और तब उनके ऊपर कोई संक्रमण नहीं था। अब इसके बाद उन्होंने, ये तो खैर उसके बाद की बात है ना, लेकिन उन्होंने जो 3 दिन पहले ऐलान किया था उसको एक्नॉलेज करिए कम से कम। देखिए, जहां पर एक्नॉलेज आपने नहीं करना होता है वहां नहीं करते, लेकिन जहां एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अब आप ये बताइए कि सिचुएशन जहां तक पहुंच गई है, अब क्या लगता है किस हद तक आप लोग सिचुएशन को अब संभाल पाएंगे? क्योंकि जितना नुकसान होना था, जिस स्तर पर संक्रमण को फैलना था, वो तो फैल चुका है, वो तो बल्कि और अब मुंह बाएं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। कैसे रोकिएगा, कैसे रोकथाम करिएगा? शिल्पा जी, ये सवाल मुझ पर है या ये सत्ता पक्ष में होना चाहिए? दोनों से पूछूंगी मैम, दोनों से पूछूंगी, उनसे भी पूछूंगी, और विपक्ष के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस लिहाज से आपसे भी पूछूंगी। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, अगर आप देखेंगे ट्विटर पे जाइए, वहां विपक्ष के जो लोग हैं, यूथ कांग्रेस किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। बेड दिलाने से लेके, रेमडेसिविर दिलाने से लेके, ऑक्सीजन की उपलब्धता तक, यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेता है वो तक कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की मदद ले रहे हैं। आप अगर ट्विटर पे सक्रिय हैं तो आप खुद देखेंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस जो है लोगों के लिए, तब भी पिछले साल भी जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, उनके किराए से लेकर और बाकी चीजों के लिए कांग्रेस ने ध्यान दिया था, उनको खाना वगैरह ला के दिया था। और इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में अश्विनी शाही, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रहा है आपका पूरा सिस्टम? शिल्पा जी, देखिए, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुछ पॉइंटेड सवाल किए हैं, मैं पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूं उसका। इन्होंने पहला कहा कि चुनाव 3 चरणों में हो सकते थे, पिछला चुनाव हुआ था 7 चरणों में। अब की इस बार जो चुनाव, इन लोगों ने देखिए कितनी निष्पक्षता से वहां चुनाव हो रहा है। छिटपुट कुछ घटनाएं हुई हैं, वो कितना भारी हो सकती थी इसकी आशंका भी हो सकती थी, तो वहां भी जान माल की क्षति थी। इस वजह से चुनाव आयोग को ये निर्णय लेना पड़ा। दूसरा आ जाइए, 2000 रैलियां, भारतीय जनता पार्टी के रैलियों का हिसाब कांग्रेसी रख रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी की चाहे कहीं भी रैली होगी, अगर 2000 हो या 1000 हो, वहां पर 500 लोगों से ज्यादा अब एक भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर एक जगह से सेंट्रलाइज रैली माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसको कम से कम 10 से 20 जगह पर प्रसारित किया जाएगा। अश्विनी जी, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? कांग्रेस वहां राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है, आप लोग पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। सर, यहाँ पर जनता को किसी को क्रेडिट लेते हुए देते हुए नहीं देखना है। जनता को तो बस ये जानना है कि अगर उनके घर में कोरोना संक्रमण का मामला आ जाए, वो कहां जाए, क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है। आखिरकार उनके मन में जितने सारे सवाल है, उन्हें अपने परिजन की जान बचानी है, कहां जाए, किससे पूछे, किससे मदद ले, ये जानना है उनको।
शिल्पा जी मैं ऑक्सीजन पर भी और बेड पर भी आ रहा हूं। थोड़ा सा मैं कांग्रेस का जवाब देखिए, चूंकि हम लोग राजनीतिक दल हैं तो राजनीति मैंने पहले कहा नहीं करूंगा, मैंने राजनीति कोई बात नहीं कही, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमको महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का अंतर बनाया, तो थोड़ा सा हमको कृपया सुनिए, कृपया। राहुल गांधी जी की बात इन्होंने कहा, मैं बहुत संवेदना के साथ उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए मैं ये चाहूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल जी ने चेताया था 2020 फरवरी में कि ये हो सकता है, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को चेता दिया, क्योंकि वहां पर अभी भी संक्रमण सबसे ज्यादा है। वहां पर क्या उन्होंने नहीं चेताया? उनको वहां सपने नहीं आ रहे थे कि हमको महाराष्ट्र को और जहां पर उनकी सरकार है बोलना चाहिए। तीसरा मैं आता हूं वैक्सीन पर इनके मंत्री इनके जो है सांसद जयराम रमेश और शशि थरूर, इन लोगों ने क्या कहा कि ये वैक्सीन पानी है, ये वैक्सीन लगाने से इंपोर्टेंट हो जाएगा आदमी। इन लोगों ने वैक्सीन की बात की, और आज मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं गर्व से कहना चाहूंगा, शिल्पा जी आपने कहा क्रेडिट दे रहे हैं भारत देश को, मैं क्रेडिट दूंगा कि आज विश्व में सबसे बड़े हम लोग वैक्सीन के उत्पादक हैं। आप सुन लीजिए जरा, आज वही बात मैं कह रहा हूं, 3 दिन पहले एक राहुल जी का ट्वीट आता है, तुगलकी लॉकडाउन आज महाराष्ट्र ने सबसे पहले किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सारे स्टेट अपने हिसाब से देख लें, उत्तर प्रदेश अपने हिसाब से देखे, मध्य प्रदेश अपने हिसाब से देखे, महाराष्ट्र अपने। जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो पूरे विश्व ने उसकी सराहना की, और सराहना करने के बाद उसका हमको रिजल्ट अच्छा आया, और आज उस समय उस लॉकडाउन की आलोचना हुई। 3 दिन पहले का ट्वीट उठाकर देख लीजिए राहुल जी का। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ट्विटर की चर्चा कर रही थी, उन्होंने कहा था, लिखा है उसमें तुगलकी लॉकडाउन, और आज महाराष्ट्र कर रहा है तो वो अच्छा है। इसका मतलब कि आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। इन लोगों का चरित्र जो है ये दोहरा चरित्र है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे काम का क्रेडिट हमको नहीं लेना है, ये देशवासियों के लिए है, ये देश की संवेदना इससे जुड़ी हुई है। हम जो भी करेंगे, अभी देखिए, इसीलिए मामला गंभीर है, इसीलिए मामला इतना संवेदनशील है क्योंकि ये देश का मामला है, देश की जनता की जान से जुड़ा हुआ मामला है। शिल्पा जी जल्दी से सर, उसके बाद हनुमान जी से मुझे जवाब लेना होगा। इसके अलावा हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मुझे सवाल करने हैं। जल्दी से सर। हाँ, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के लिए आज देश की सरकार चिंतित है। अभी इस समय जो है ग्रीन कॉरिडोर के लिए पूरे देश में जितने भी सबसे ज्यादा स्टील प्लांट में ही ऑक्सीजन निकलता है। आज पूरे देश में एक टास्क फोर्स की हर स्टेट में गठन कर दिया गया है, और ये देखा जा रहा है सेंट्रल लेवल पर कि जहां ऑक्सीजन कम हो वहां ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा जाए वहां, और सारे इस समय स्टील प्लांट वाले ये काम कर रहे हैं, और सरकार उनको ट्रांसपोर्ट करके हर स्टेट में भेजने का भी काम कर रही है। इतना बढ़िया राहत का काम सरकार ने किया। किसकी सरकार है, कौन स्टेट है, पूरा 135 मान लिया। फिर ये बताए, आखिरकार सड़कों पर मरीज अपने परिजनों को लेकर, हाथों में गैस सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर क्यों घूमते नजर आ रही हैं? क्यों आखिरकार बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ते नजर आते हैं? है जवाब आपके पास? जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे अनुमा जी का जवाब लेना है। अनुमा जी, दावे किए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े सरकार की तरफ से। शिल्पा जी, ये सारे जुमले हैं, क्योंकि आज से 4 दिन पहले पीयूष गोयल जी ने कहा था ग्रीन कॉरिडोर। मुझे बताइए हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर्स कितने हैं जिससे ऑक्सीजन ले जाई जा सकी है, और अब तक, क्योंकि 19 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक कितने चले गए हैं वहां पर? और आपको ये भी पता होगा कि ये जो रोल ऑन रोल ऑफ बेसिस पर ये जो ट्रक्स उस पे जाएंगे, जिनमें ऑक्सीजन जाएगी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, और अगर उन्होंने 5 घंटे से ज्यादा समय लिया ऑफलोड करने के लिए तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो देश में इस समय यहाँ इतनी बड़ी इमरजेंसी चल रही है, इसमें भी रेलवेज को अपने लाभ कमाने की जो चिंता है पहले है। और दूसरी चीज ये है कि क्रायोजेनिक कितने टैंकर हैं जो कि कल से शुरू हो जाना चाहिए था, क्या वो गया? और आपको एक और बहुत शर्मनाक बात शायद पता होगी, 2 दिन पहले जब एक गुजरात से टैंकर आता है ऑक्सीजन का, 30 टन ऑक्सीजन का टैंकर आता है, उसको इंदौर में बीजेपी के नेता रोक कर पहले फोटो शूट करते हैं, 2 घंटा लगाते हैं ये सब काम करने में, फिर दूसरी जगह रोका जाता है, वहां फिर से एक फोटो शूट होता है, उसके ऊपर कहानी होती है। ये उस प्रदेश में जहां 12 लोग ऑक्सीजन की कमी से शहडोल में मर गए, उसके बाद इस तरह की बात होती है जहां सीहोर के पास में ऑक्सीजन का टैंकर लुढ़क गया और पूरी ऑक्सीजन गिर गई। वहां की ऐसी असंवेदनशीलता है
तो अगर बीजेपी के नेताओं की ये इनसेंसिटिविटी है, ये देश की जनता के बारे में कैसे सोचेंगे? यहाँ पर जाने जा रही हैं और इनको तमाशा सूझ रहा है। ये इवेंट लगाना हर जगह ये उत्सव मनाना, ये शर्म की बात है। वैक्सीन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल किया, लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची और ये कहते हैं कि उत्सव है। अरे ऐसी जब कोई प्रचुरता हो तब उत्सव होता है, कमी में कौन सा उत्सव होता है? ये सारी शर्मनाक बातें हैं जिनको हम देख रहे हैं और जिसके कारण देश के लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन बीजेपी को अनुमा जी, लेकिन यहाँ पर आरोप आप लोगों पर, विपक्ष पर ये भी लगते आए हैं कि भाई केंद्र सरकार तो हर संभव तरीके से यहाँ पर राज्य सरकारों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों की कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है या फिर सियासत की भेंट चढ़ जाता है। आऊंगी अनुमा जी, आऊंगी जब आपका सारी मशीनरी बीजेपी के पास है। आप कैसे बोलती है कि उनको नहीं होते बन रहा है उनसे? ठीक है, चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस समय टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ गए। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। सुमित जी, मेरा आपसे सीधा यही सवाल है, पहले तो रैलियों पर रैलियां, अब उठाया बीड़ा संक्रमण की रोकथाम का। आवाज आ रही है सुमित जी? रखनी नहीं। हाँ बोलिए। बिल्कुल आ रही है शिल्पा जी। देश के हालात पे माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को कोई दिखावा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, देश इस समय बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है, पर इन्हें चुनावी रैलियां करनी है। जब देश के अंदर 500 मरीज थे तब तो लॉकडाउन कर दिया, आज लाखों की संख्या में है तो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, पर ये लोग कह रहे हैं जनता को मरने दीजिए। एक शर्मनाक बात और देखिए, जब हाई कोर्ट इसमें कहता है कि 5 राज्यों में लॉकडाउन लगेगा तो योगी बाबा हमारे कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगेगा, जनता को मरने दीजिए। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार चल रही है देश में? चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, ये लोग जनता को मारना चाहते हैं। माननीय मोदी जी और अमित शाह दोनों चुनावी रैलियां करके आज नहीं की। सुमित जी देखिए, नहीं तस्वीर सामने नहीं आई। शिल्पा जी, हमारी टीएमसी की तरफ से पहले ही पत्र दिया जा चुका है कि एक चरण में अब करा लीजिए, 3 चुनाव जो रह गए एक चरण में करा लीजिए, खत्म करिए। पर नहीं, माननीय मोदी जी चुनाव आयोग दोनों के साथ कार्ड है, वो कहते हैं हम एक चरण में नहीं कराएंगे जब तक यहाँ पे दंगा नहीं होगा। केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे हैं दोनों लोग सत्ता के भूखे हैं। इन्हें चाहे जनता मरती रहे, कुछ इन्हें मतलब नहीं है। तो जनता देख रही है, बंगाल से ये भागेगी। तो ये बात आप में नहीं होती क्या सुमित जी? ऐसे तो फिर सबसे पहले आपको पहल करनी चाहिए थी, बोल देते भैया हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है, हमें चुनाव का कोई मोह नहीं है, हम अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर रहे हैं, हमें जनता की जान की परवाह है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल तक आपको प्यार दिया। शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों को 1 लाख लोगों को ले जा करके बंगाल में बैठ करके चुनावी रैलियां कर रही है, वो भी जनता वहां की देख रही है। संक्रमण इन्हीं लोगों ने फैलाया है। आज जो हालात है बंगाल के, वहां की जनता भली भांति जानती है कि हमें क्या करना है। मत कराएं एक चरण में चुनाव, कुछ मत करें, पर जनता इन्हें भगाएगी। और इस बार जो देश के हालात हो रहे हैं उसका भी जवाब जनता इन दोनों से नेताओं से लेगी। मैंने आपसे क्या सवाल किया था, आप कहां पहुंच गए? जनता किसे हराएगी किसे नहीं, सर 2 मई को स्पष्ट हो जाएगा ना, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो मेरा सवाल नहीं है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। कोई ना कोई दल तो जीतेगा और जिसे जनता चाहेगी वो जीतेगा। कोविड महामारी बहुत ज्यादा चल रही है, पर हमारे माननीय मोदी जी अमित शाह जी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने क्या कर दिया? आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए सर। आप लोगों की चुनावी रैलियों में भी जबरदस्त भीड़, वो भी कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के साथ नजर आई, उसका जवाब कौन देगा? अरे देश में प्रधानमंत्री कौन है इस समय? अरे ठीक है, मोदी जी से होगा ना। तो मोदी जी से पूछ रहे हैं हम, बीजेपी से पूछ रहे हैं हम, कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं हम, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं हम। सर आप इस बात को मानेंगे, आज की तारीख में हमारा देश जिस जंग को लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, उसमें हम सबकी सहभागिता जरूरी है। हम किसी के ऊपर ब्लेम गेम, दोषारोपण के साथ नहीं जीत सकते कि भाई इसकी गलती है उसकी गलती है, इसकी उसकी गलती निकालते रहेंगे। आज हालात ऐसे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रियों के लिए बेड नहीं है। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री। सुमित जी, अब आप मुझे इतना समझा दीजिए, आप लोगों ने माननीय मोदी जी को देखिए, माननीय मोदी छोड़िए, बहुत सारे सवाल इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्वनी शाही जी, उनसे पूछा है और भी पूछूंगी, लेकिन पहले आपसे जो मैं सवाल कर रही हूं उसका तो जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने ये जो ड्यूरेशन कम की है, क्या लगता है आपको? अभी जुलाई तक फैल चुका है, इस समय देश को और राज्य को दोनों को, शिल्पा जी, देश को
शिल्पा जी देखिए, देश को और राज्य को दोनों को मिलकर के काम करना है, केंद्र को और राज्य को दोनों को मिलकर के ही काम करना है कोरोना वायरस के ऊपर। और अगर नहीं करेंगे तो महामारी फैलती चली जाएगी। और हाई कोर्ट भी, सभी लोग, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कंटिन्यूअस लॉकडाउन लगना चाहिए, कंटिन्यूअस लॉकडाउन लगना चाहिए। विशेषज्ञ कह रहे हैं, पर माननीय मोदी जी या अमित शाह जी इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। ये भी तो आप समझिए, आज इतने लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता है? क्या जब तक ये जनता की मार नहीं देंगे? देखिए, चेन कोई चीज तोड़नी है, किसी की चेन तोड़नी है, कंटिन्यूअस चेन जो निकल रही है आज नहीं। अगर वहां के हालात खराब है तो लगाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है? जनता के लिए, जनता की सहूलियत के लिए क्या परेशानी है? क्यों नहीं लगाया जा रहा है? पिछली बार तो जब 500 से तो हमने तुरंत लगा दिया था, क्यों नहीं कर लगाते हैं इस बार? साथ बने रहे, मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार चुनाव इतना जरूरी हो गया है? यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, लोगों के घरों में मातम बसा हुआ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, वो जाए तो कहां जाए, किससे मदद की गुहार लगाए? उन्हें पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से लोग इस समय ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की हमारे देश के सामने खड़ी हो चुकी है कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते। लेकिन अब भी राजनीतिक दलों की आंखें क्या नहीं खुली या वो खोलना नहीं चाहते? अश्विनी जी, आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर टीएमसी प्रवक्ता ने उठाया था और जो आप लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर पूरा देश इस समय सवाल कर रहा है, उस पर जवाब दीजिए। शिल्पा जी देखिए, जिम्मेदारी से हमारी सरकार देश में है, हम जिम्मेदारी से कहीं भाग नहीं रहे हैं और न हम उससे बच सकते हैं। हमको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और हमने लिया है। आज सवाल इस बात का नहीं है कि देश में जो है क्या हो रहा है, देश में संवेदनाएं मर गई हैं विपक्षी दलों की। अभी हम लोग आज यहां सवाल कर रहे हैं, हम लोगों ने कहीं ये नहीं कहा इन लोगों की, अभी टीएमसी के नेता को मैं सुन रहा था आपके माध्यम से, इन्होंने सीधा सा आपके किसी सवाल का जवाब न देकर इन्होंने इधर उधर की बात की, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये करना चाहिए इनको। वैक्सीन की बात इन्होंने उठाई और हमारे कांग्रेस की साथी ने भी हमारे इस वैक्सीन की बात उठाई। आपको मैं पिछली बार की भी बात याद करना चाहता हूं कि जब कोरोना का काल आया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया। अभी हमारे साथी टीएमसी के कहा 500 पर लॉकडाउन लगाया, आज क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ। तो आज तो सबको, सारे स्टेट को दे दिया गया है कि आप जहां लॉकडाउन आपको आवश्यक हो आप लगाइए। उत्तर प्रदेश की बात आएगी, हाईकोर्ट ने कहा, देखिए न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेशित किया था कि आप जो है 5 शहरों में लगाइए। हम गए सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में, हम गए, हमने अपनी चीज बताई कि हमको इस तरीके से, क्योंकि 23 करोड़ से ऊपर की हमारी जनसंख्या है और हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, हम उसको कंट्रोल करने में आप लोगों की तरफ से राज्य सरकार को। अनुमाचार्य, जब फ्री हैंड दे दिया गया है तो फिर आखिरकार किस बात का इंतजार? महाराष्ट्र को लेकर खास तौर पर जिस तरह की भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस बात का इंतजार? शिल्पा जी, कमाल एक तो ये है कि बीजेपी जो जिन चीजों की खुद जिम्मेदार है उन चीजों का आरोप अपने विपक्षियों पर लगा देती है। जैसे बच्चा नहीं होता है कोई जिसने पहले किसी की पिटाई की और फिर भाग के वो बोले माँ उसने मुझे मारा, जबकि जो है ये जबरा मारे और रोने भी ना दे वाली कहानी करती है बीजेपी। आप देखिए कि राज्यों को जो वैक्सीन का कोटा दिया जाना है वो तो एक बार अनुज जी आपको कंप्लीट करना है। एक सेकंड सर, अश्विनी जी आऊंगी आपके पास, बीच में नहीं बोलेंगे, आपका जो भी सवाल है लूंगी जरूर, लेकिन उससे पहले अनुज जी अपनी बात पूरी। मेरा ये कहना है कि जब वैक्सीन के देने की बात थी, राज्यों ने कहा हमारी जितनी जनसंख्या है हमें आप उतना दे दीजिए। हाँ। तब उसके ऊपर रेशनिंग करी, तब उसको ठीक से दिया नहीं। हाँ। तब सारे राज्यों को ऐसे तरसा के, जब जीएसटी का शेयर देने की बात थी तो दिया नहीं। और अब कहानी सुना रहे हैं कि हमने राज्यों को ये स्वायत्तता दी है कि आप अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दो, तो लगा लेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो लगा लेंगे। लेकिन वैक्सीन तो उनको दो, उनको आप ऑक्सीजन जो है ये सारा कुछ जो आप केंद्र सरकार की तरफ से संचालित कर रहे हो ये तो दो। हाँ। आप ऐसा तो मत करो कि उनके ऊपर आप ये अत्याचार करो कि वैक्सीन भी ना दो, उनको उनके हिस्से का जीएसटी का शेयर भी ना दो। सरकार चलेगी कैसे राज्य की? ये एक बात है ना। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने पूरे के पूरे समय यहाँ जो जितना भी भौंडा प्रदर्शन किया है अपना, हमेशा क्या दिखाना चाहते हैं कि बहुत ताकतवर है।
क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारा माइंडसेट चेंज कर देंगे? ये देश में ना लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही रहेगा। यहाँ की जनता इस तरह के भौंडे प्रदर्शन को बहुत जल्दी नकार देगी, लेकिन राज्यों को उनके हिस्से की वैक्सीन दीजिए, उसके ऊपर होर्डिंग मत करिए। उनके हिस्से की रेमडेसिविर जो इनके जो नेता थे होर्ड करके और अलग से काबू करके अपने लोगों को देना चाहते थे, वैसी चीजें बंद करिए। कम से कम इतना इस देश को हक है कि सभी को बराबरी से बचने का अधिकार मिलता है। ठीक है, इसका जवाब अश्विनी शाही को देना होगा। अश्विनी जी, पहले आप लोगों ने वैक्सीन की कमी वहां पर करवाई, जो एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए वैक्सीनेशन की, वहां पर वो आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराई। उसके बाद अब कह रहे हैं हमने तो फ्री हैंड दे दिया है, लॉकडाउन करना है तो कर लीजिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप ये बताएं, एक तरफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से चलाने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो लोगों को आखिरकार वो वैक्सीनेशन कैसे लगाई जाएगी? ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? और इसी बात का आरोप कांग्रेस की तरफ से कि जानबूझकर ऐसी स्थिति में पहले आप लोगों ने ही लाया और अब आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं। शिल्पा जी, आपको मैं इस पर एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। आज पिछले 10-12 दिनों से जहां महाराष्ट्र से हमेशा एक समाचार आता है हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, और हम अभी हमारे जो है कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी यही कहा कि वैक्सीन नहीं है वहां। लेकिन एक बयान जरूर आता है कि मेरे पास 4 दिन का स्टॉक है, और वो पिछले 10 दिन से और आज तक वही आ रहा है कि 4 दिन का स्टॉक है। पूरा कैलेंडर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक जारी किया कि कहां कहां हम दे पा रहे हैं। वैक्सीन लग नहीं रही है, वैक्सीन के लगाने का परसेंटेज घट गया है, खुद देखिए ना आप। लगता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अश्विनी जी की आवाज कट गई है, संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। कंप्लीट योरसेल्फ अनुमा जी, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो सारी कोशिशें कर रहे हैं। जी, पिछले कुछ दिनों में आपको पता है 13% से शुरू होकर और अब वैक्सीन लगाने का बहुत सारा परसेंटेज कम हो गया है। लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है क्योंकि इस समय मौत का तांडव जारी है। तो जो हॉस्पिटल है उनका डायवर्शन हो गया है लोगों की जान बचाने के लिए, तो वैक्सीन जो है अब सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया है। और इसीलिए वहां पे वो जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने ये खबर नहीं पढ़ी है, लेकिन ये स्टॉक होल्ड पर रखा है। जी बोलिए अनुमा जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जो स्टॉक है इसीलिए वो लगभग उतना ही बना हुआ है, क्योंकि अब डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल्स की प्रायोरिटी लोगों की जान बचाने की तरफ चली गई है। आप ये कहना चाहती है कि आप लोगों के पास आगे का स्टॉक नहीं है तो फिर लॉकडाउन लगा दीजिए। हो सकता है संक्रमण की जो चेन इस समय जबरदस्त स्तर पर है उसे थामा जा सके, ये तो संभव है। लेकिन आज रात उम्मीद लगाई जाए कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग जाएगा, पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन। देखिए, जहां पर जिस सरकार को, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने कभी भी अपने संख्या को अंडर टोन नहीं किया है। उन्होंने जितने लोगों को है प्रॉब्लम वो बताया है, और महाराष्ट्र में जो फिगर आ रहे हैं वही सही फिगर है, जबकि बाकी राज्यों के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो महाराष्ट्र की जब सरकार को लगेगा कि वहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों का जो इलाज चल रहा है, लोग जो संक्रमित हो चुके हैं उनको हॉस्पिटल आना जाना भी है, उनके इलाज कराने हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर छोड़ते हैं ना हम ये। जैसे दिल्ली की सरकार ने 24 घंटे का जो कर्फ्यू लगाया है अगले आने वाले 6 दिनों के लिए, ऐसे महाराष्ट्र की सरकार जब समझेगी तो वो लगाएगी उसके ऊपर, क्यों नहीं लगाएगी? लोगों की जानें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित मेहरोत्रा जी, बंगाल में भी ये बात समझ में आ गई है राजनीतिक दलों को, लेकिन बहुत देर हो गई कि लोगों की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव से कहीं गुना ज्यादा। लेकिन अब सिचुएशन कैसे संभालेंगे आप लोग? सुमित जी, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। बोलिए। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कोविड-19 महामारी बढ़ रही है, पर चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? वो कह रहे हैं हम चुनाव पूरे ही 8 फेज में कराएंगे। बताइए ये कौन सी देश में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? आज हम माननीय ममता दीदी हमारी लिख के चुनाव आयोग को दे चुकी हैं कि भैया इसको खत्म करिए, चुनाव को 1 फेज में खत्म कर दीजिए, पर नहीं, माननीय मोदी जी ने कहा है हम 8 चरण में चुनाव कराएंगे। वहां पे खूनी संघर्ष होने दीजिए, जनता को मरने दीजिए, देश में त्राही मचने दीजिए, पर ये लोग नहीं मानेंगे। देश के हालात खराब हैं,
समझना चाहिए इस समय सारे ही राजनीतिक दलों को और माननीय मोदी जी माफी को के भी साथ समझना रोकना चाहूंगी सुमित जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर्ली आ नहीं रही है। आपने क्या कहा, क्या जवाब दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब तक हम ये टेक्निकल एरर ठीक करवाते हैं। अश्विनी जी, आपके पास जाते हुए, आपकी जो बात अधूरी रह गई थी, जो आप जवाब देना चाह रहे थे, वो पूरा कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकारों के ऊपर, बार बार यही स्थिति सामने आ रही है, बार बार यही आरोप सामने आ रहा है कि आखिरकार ऐसे नौबत आप लोगों की वजह से ही तो आई है। अगर पहले से ही पूरा सिस्टम सही तरीके से चलाया गया होता, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं होती, सही समय पर सफिशिएंट आपूर्ति हो जाती वैक्सीनेशन की, तो आज स्थिति शायद कुछ और होती, संक्रमण दर आज शायद काफी नीचे होता। शिल्पा जी, देखिए, मैं यही पिछली बार भी आपका जो ये सवाल है, मैं वही सवाल आगे बढ़ाने वाला था। मैं एक सवाल सिर्फ कांग्रेस के और हमारे तृणमूल के साथियों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या राज्यों की जिम्मेदारी नहीं होती है? कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ सेंट्रल की ही जिम्मेदारी होती है। और अगर होती है, मैं मानता हूं कि हम देश में हमारा शासन है, हमारी जिम्मेदारी होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाइए। जहां पर आपको सिर्फ एक काम करना है, अभी देखिए 3-4 दिन पहले तक जो है 15 तारीख को एक बयान आता है केजरीवाल जी का कि हमारे यहाँ सब कुछ आपूर्ति सही है, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, बेड है, और आज अचानक उनके यहाँ ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, बेड भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये राजनीति करना, ये कोरोना का जो काल है, इसमें मैं चाहता हूं इसको बंद करना चाहिए। यहां पर केंद्र के साथ इनको स्टेट को भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वहां तो वसूली हो रही थी, कोरोना का कोई मतलब ही नहीं था। आज भी 65 से 70 हजार मरीज वहीं से आ रहे हैं। अगर 2 लाख मरीज हमारे पास पूरे देश में आ रहे हैं, तो इसको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, मैं बहुत खुले मन से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई गलती अगर हुई होगी, तो आज हम इस दौर में पहुंचे हैं। उधर कोरोना का वायरस ताकतवर होके आया है। इन लोगों का क्या है, आऊंगे अनुमा जी आपके पास। कोई भी काम देश में किया जाएगा यही तो बहुत बड़ा सवाल है अश्विनी शाही, ताली और कि थाली जब इस बार बजवाई का गई ये थी, जो डबल म्यूटेंट देखने को मिल रहा है, जो लोगों को अपने संक्रमण की चपेट में लेता जा रहा है, आप लोगों ने साल भर में फिर ऐसी क्या तैयारियां की? क्यों आखिरकार आपकी सारी तैयारियां धराशायी होती हुई नजर आ रही है? ये जो दूसरी लहर देश को अपनी चपेट में ले चुकी है, क्या किया आप लोगों ने 1 साल तक? यही तो देश की जनता आपसे जानना चाहती है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है साल में वो चरमराता हुआ एक बार फिर से क्यों नजर आ रहा है? 1 साल में तो तैयारियां इतनी जबरदस्त हो जानी चाहिए थी कि आप लोग। हाँ बोलिए जी जवाब। शिल्पा जी, देखिए, आज आप कुछ भी कहें, स्थिति भयावह है, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं चीजों को, लेकिन आपको यह भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जिस देश में एक लैब हुआ करती थी, आज उस देश में हजारों लैब की स्थापना हुई है। उनको राज्यों ने किया है, उनको सेंटर के द्वारा भी किया गया है। आज हम पिछले साल से आज हम पीपीई किट का नाम नहीं जानते थे। हम लोग पीपीई किट में हम सबसे बड़े आज निर्माता हो गए हैं। मास्क हम लोग लगाना नहीं जानते थे। देखिए, हम लोगों ने इस कोरोना काल में कैसे अप्रिशिएट कर दे शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह कम बढ़ती जा रही है, आप अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं? आप अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं सर? शिल्पा जी, 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं उसको मैं कंप्लीट कर लूं। आज हम स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले अमेरिका और बाकी देशों से बहुत पीछे थे, लेकिन आज हम बहुत खड़े हैं। लेकिन अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। अरे भाई सुन लीजिए, आप अपनी व्यवस्थाएं संभालिए। आपकी तो ममता दीदी ने अरे सुनिए प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी आप सुनिए। जब देश के हालात खराब है तो इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। देश के लोग मर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। अनुमा जी। शिल्पा जी, एक बहुत समझदारी वाली बात ये समझिएगा कि राज्य जो हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कृषि जो था वो राज्य का सब्जेक्ट था, लेकिन केंद्र ने उसमें अपनी कूद कर अपने हाथ में लिया उसे और कानून बना डाले। जैसे स्वास्थ्य जो है राज्यों का सब्जेक्ट है, तो राज्यों के हाथ में दे देना चाहिए था। क्यों इनको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं आता? क्यों लोगों को डिसेंट्रलाइज करके उनके अधिकार देना नहीं आता? और इस देश में ये जिस पीपीई किट के पहली बार सुनने की बात कर रहे हैं, कोरोना भी पहली बार नाम सुना गया है, तो कोरोना की भी जिम्मेदारी आपको दे दें क्या?
आप कहते हैं पीपीई किट हमने बनवाए, तो जो लाशें जल रही है उनकी भी जिम्मेदारी लीजिए ना। तब जब आपको नहीं, वो तो ज्योतिषाचार्य राहुल जी के पास है उसकी जिम्मेदारी। उन्होंने महाराष्ट्र को आगाह नहीं किया, छत्तीसगढ़ को नहीं किया, और आज देश के बारे में बात कर रहे हैं। डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ईश्वर ना करे देखिए हनुमान जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं आपसे बात आपके जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया ये भी जानकारी ले लीजिए। अश्विनी जी एक करके सर, आपके राज्यों में आपके शासन में नहीं है, उसको आप दुश्मन समझते हैं। जो लोग क्या देश की जनता पैदा कर रखे हैं, देश आपको देख रहा है, माफ नहीं करेगा देश आपको। बोलिए सुमित जी। बिल्कुल बीजेपी लेकिन क्या ये, लेकिन अनुमा जी सुमित जी आप दोनों से मेरा सवाल है, शिल्पा जी देश के हालात इस समय इतने ज्यादा खराब है। आज ये लोग अपना श्रेय लेते हैं कि पीपी किट हमने बनाई, कोरोना वायरस की वैक्सीन हमने बनाई। आज देश में वैक्सीनेशन का काम ज्यादा होना चाहिए था, पर ये बाहर भेज रहे हैं, विदेशों में दे रहे हैं वैक्सीन। क्यों अपने देश में वैक्सीनेशन पूरी कराया जाता, क्यों नहीं यहाँ पे देश के लोगों के लिए केंद्र कराते सरकार के साथ साथ क्या राज्य सरकारों की भी अपने स्तर पर जिम्मेदारियां नहीं बनती है? आप लोग अगर अपने स्तर पर 100% देते तभी तो सवाल खड़े करते आप लोग। इस देश की जनता में आपस में राज्यों के बीच में राज्य अगर अपने हिसाब से काम करने लगेगा तो ये कहेंगे कि राज्य कोई काम नहीं कर रहा है। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं होने देते हैं। ये लोग ये कहते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं होने देते हैं बंगाल में। ये लोग क्या करेंगे? देश को केवल गुमराह करने का काम करेंगे क्या? केवल गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं देश में ये लोग। अरे जिस जनता पर आप लोग राज करना चाह रहे हैं, आप लोग 10 सालों से राज कर भी रहे हैं, पहले तो उस जनता की जान को बचा लीजिए ना। राजनीति तो बाद में होती रहेगी। सुमित जी, शिल्पा जी तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, या राज्य अलग काम करेगा, केंद्र अलग काम करेगा। और ये जी बोलिए सुमित जी, कंप्लीट योरसेल्फ। शिल्पा जी जो हालात आज पैदा हुए हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि माननीय योगी जी ने शमशान घाटों को ढकने का काम कर दिया है। मीडिया वालों से कहा है कि यहाँ की फोटोएं मत खींच के भेजिए, हमारा जो विकास हमने करा है 4.5 सालों में वो मत दिखाइए, जो हालात पैदा हैं वो मत दिखाइए हमारे हालात। तो ये भी चीजें समझनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी भी कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं, कोई भी अखिलेश यादव भी हो चुके हैं, कोई भी बचा नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। कोई भी मैं बंगाल के आपसे एक सवाल करूं सर, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुमित मेहरोत्रा सुनिए, मैंने सुन लिया, आपने बीजेपी को चुनकर को सब ठीक है, आप अपनी जगह सही है, बहुत सारे आपने जो सवाल किए हैं वो वाजिब है। कंप्लीट होने दीजिए। नहीं शिल्पा जी मेरी बात कंप्लीट होने दी। क्या केंद्र ने आज तक कोई मीटिंग बुलाई है कोविड-19 के लिए? कोई कमेटी बनाई है केंद्र सरकार द्वारा? कुछ नहीं बना है, केवल बातें हो रही हैं। माननीय मोदी जी बंगाल में बिजी हैं, बंगाल चुनाव में बिजी हैं। इन्हें महाराष्ट्र सरकार ने कहा हमें यहाँ पे जरूरत है वैक्सीनेशन की। कोई मीटिंग नहीं हुई कोविड को लेकर, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। बताइए ना, महाराष्ट्र जल्दी से कि साहब हमें यहाँ पे जरूरत है आपकी। वो कहते हैं बंगाल में हम बिजी हैं, वो बंगाल। शिल्पा जी इनके ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं और इनको ये नहीं पता है कि इनका कोई मीटिंग हुई है कि नहीं। वो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें इनकी मुख्यमंत्री ममता दीदी नहीं आई थी, उन्होंने किसी दूसरे को भेजा था, ये भी इनको जानकारी नहीं है शायद। आज अभी इस वक्त हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री आप लोगों ने देश को भ्रमित करने का काम करा है, से बात कर रहे हैं इस समय। उसके पहले अभी सुनिए सुमित जी सुन लीजिए। बंगाल चुनाव में व्यस्त है, अभी बंगाल चुनाव में व्यस्त है, बंगाल की सत्ता चाहिए, बंगाल की सत्ता चाहिए। आप जो कह रहे हैं कम से कम जनता तक वो पहुंचना तो चाहिए। सुमित जी सुन लीजिए, बात करेंगे, केवल इन्हें बंगाल चाहिए। सुमित जी सुनिए। अरे अश्विनी जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। सुमित जी सुन लीजिए, अभी कल अरे सुन ही रहे हैं देश के डॉक्टरों से बात करने सुन ही रहे हैं। आज माननीय मोदी जी को 7 सालों से देश सुन रहा है देश। अरे भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपका कहना है सारे तरीके अपनाने की कोशिश की जा रही है, जहां भी जो भी स्कोप नजर आ रहा है कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो सब कुछ किया जा रहा है। चलो ठीक है, और डिबेट में आकर बैठ जाते हैं, पढ़ के आया करिए। अरे प्रवक्ता हो जाते हैं आप लोग। अनुमा जी कुछ जानकारी नहीं है देश के बारे में, बन जाते हैं।
सर ऐसे एक दूसरे की बीच में बात बोलने से सर किसी की बात समझ नहीं आएगी। आप दोनों अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, जनता का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। अनुमा जी जल्दी से आपके पास आते हैं। शिल्पा जी, मेरा ये कहना है कि अगर ये कोविड इतनी बड़ी महामारी है तो हाँ। 1 या 2 मीटिंग में नहीं, निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। इस देश में जो माहौल पहले कभी नहीं था, उतना ध्रुवीकरण का माहौल आज हो गया है। आज जो लोग बीजेपी के साइड नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार करती है बीजेपी, उन राज्यों पे जहां पे उसका शासन नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि निरंतरता बनाए हुए और लोगों को, सारे विपक्षियों को साथ में लेते हुए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र का जिस तरह से व्यवहार किया गया हाँ। वो इतना शर्मनाक है। जब विपक्षी दल साथ आते हैं, आपको सुझाव देते हैं, तो आप बदतमीजी पर उतर आते हैं। ये कोई तरीका होता है? प्रोटोकॉल तक नहीं समझ में आता है। वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। अनुमा जी ने बहुत सही है। बात कही है, वाजिब सवाल है। एक तरफ तो अश्विनी जी, मैं जवाब लेने के लिए आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन जरा पूरा सवाल सुनिए। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई तमाम दलों को रोका किसने है, आइए ना कैसे इस जंग को लड़ाया जाए, सुझाव दीजिए ना। और जब सुझाव दिए जाते हैं और वो भी एक्सपीरियंस लोगों की तरफ से दिए जाते हैं, बड़े बड़े चेहरों की तरफ से दिए जाते हैं, तब आप इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो क्या अगली बार देंगे वो सुझाव? और उन सुझावों का आप लोग किस तरह से बर्ताव करें उनके साथ, वो भी देश की जनता देख रही है। जवाब दीजिए। तो फिर ये दो चेहरे आपके नहीं हुए। एक चेहरे से आप सुझाव मांगते हैं, दूसरे चेहरे से उस सुझाव को खारिज कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। शिल्पा जी इसका जवाब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और जनता तक इसका मैसेज जाने दीजिए। अनुमा जी ने अभी आरोप लगाया है, वो आरोप का मैं जवाब देता हूं। अगर माननीय मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखा, उसका जवाब नहीं तथ्य ही मान ले, चलिए तथ्य। अनुमा जी सुनते हैं आपने बोलिए जी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई और उसका जवाब आपने कहा कि बदतमीजी से दी गई। उसमें अगर मान्यवर इन शब्दों को बदतमीजी कांग्रेस कहती है, तो हाँ, हमारे माननीय क्या नाम है स्वास्थ्य मंत्री जी ने बदतमीजी की है, मैं मानता हूँ। माननीय किसी को कहना, मान्यवर किसी को कहना, सर किसी को कहना अगर बदतमीजी है, और जवाब दिया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को सम्मानित तरीके से जवाब दिया है, उसका बिल्कुल सम्मानित तरीके से। आपने बदतमीजी की बात की, अच्छा सर लिखना, यही वजह है देश आज मतलब बदतमीजी है, ये इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। यही वजह है। आप लोग आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे, कोरोना को कैसे मारेंगे, उसे कैसे हराएंगे? सर मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से आप लोगों का फाइनल कमेंट में चाहूंगी। सुमित मेहरोत्रा, आपका फाइनल कमेंट। और जो पूरी चर्चा के दौरान आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर आपकी इच्छा हो देश की जनता तक अपनी बात पहुंचानी हो, तो जरा इतना बता दीजिए कि ड्यूरेशन कम करके क्या हासिल अब हो जाएगा? ड्यूरेशन कम करके रैलियों की क्या हासिल आप लोग करना चाहते हैं? कैसे संक्रमण की दर की सिचुएशन को आप लोग डील करेंगे? समझ शिल्पा जी, देखिए हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं, बंगाल के अंदर वहां पे वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए, सारी चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए। माननीय मोदी जी को ममता दीदी ने कहा है, पत्र भी लिखा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है बंगाल के लिए। क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या माननीय मोदी जी को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना था क्या? वहां के लोगों से प्रेम नहीं है क्या? तो क्यों नहीं करा सकते वहां पे वैक्सीनेशन का काम ज्यादा से ज्यादा? आज जनता को मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने, चुनाव लड़ने के लिए। जनता मर रही है, ये भी एक सवाल है। जनता इनसे पूछेगी। 2 तारीख का सवाल, 2 तारीख तक रुकिए, 2 तारीख को इन्हें भगाने का काम करेगी। जिस तरीके से 7 साल में इन्होंने देश के संग में झूठ बोलने का काम करा है। ठीक है, महामारी के समय बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं आया। चलिए ठीक है, अनुमा जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे आखिरकार अब इस सिचुएशन से डील किया जाना चाहिए? रैलियों का समय घटाकर रैलियों को रद्द करके अब क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, जो जहां से हासिल होगा वो वहां से सही। जो गलतियां पहले कर दी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम और गलतियां कर चलें। हाँ, इस समय, इस महामारी के समय सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पूरे देश की जनता को एक ही निगाह से देखा जाए, चाहे उस राज्य में बीजेपी का शासन हो या ना हो। जनता को उसकी सूली पर मत चढ़ाया जाए और जनता के साथ समान व्यवहार करे केंद्र की सरकार। ये बहुत जरूरी है इस समय। ठीक है, अश्विनी शाही कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को सूली पर ना चढ़ने दिया जाए, लाशें ना बिछने दी जाए? लोगों को समझ नहीं आ रहा वो किससे मदद ले, क्योंकि जो तमाम एप्लीकेशंस आप लोगों की तरफ से बताई जा रही है,
जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल कर करके इंसान 24 घंटे बिता देता है, लेकिन उन नंबर्स पर कॉल रिसीव होती नहीं है। आखिरकार वो करे तो क्या करे? शिल्पा जी, देखिए, आपके सम्मानित चैनल से मैं आम जनता को एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि सरकारें अपना काम कर रही हैं, कहीं पर भी कोई पैनिक न फैलाएं। जो विरोधी दल पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके भ्रम जाल में ना आए। सारी चीजें उपलब्ध हैं, आप थोड़ा सा धीरज और धैर्य रखकर इस कठिन समय का मुकाबला करें। मास्क लगाकर आप बाजार में निकले, जरूरत न हो तो मत निकले, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने की बात आ गई है। आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं 1 मई के बाद जाकर, बाकी 45 साल से ऊपर के लोग अभी भी जाकर वैक्सीन करवाएं और देश को एक साथ आप लोगों से भी, आप सभी मेहमानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम इस मसले पर तो राजनीतिकरण बंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ना लोगों की चिंता, ना उनकी जान की परवाह, ना सिस्टम के फेलियर की जिम्मेदारी। राजनेताओं को तो चाहिए बस वोट, जीत और सत्ता। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.